मेरा नाम सरिता है। उस रात मैं दुल्हन के जोड़े में सजी हुई थी, लाल रंग का लहंगा, हाथों में मेहंदी, मांग में सिंदूर। आईने में देखकर मैं खुद को पहचान नहीं पा रही थी। लग रहा था जैसे कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मगर मेरी ये सुंदरता उस रात किसी काम ना आई थी। उस लहंगे की भारी भरकम कढ़ाई, जो मुझे कुछ देर पहले तक इतनी खूबसूरत लग रही थी, अब मेरे पैरों में बेड़ियां बन गई थीं। मैं बस उसमें उलझी हुई दौड़ती चली जा रही थी। दिल धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर आ जाएगा। मुझे बस इसी बात की फिक्र थी कि अगर मेरे कदम रुक गए तो मेरे साथ बहुत गलत हो जाएगा। आखिरकार मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। भागते भागते मैं रेलवे स्टेशन पहुंच गई। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ देखकर मन को थोड़ी शांति मिली। यहाँ आने तक रास्ते भर मुझे हर पल डर लग रहा था कि कोई मुझे पहचान ना ले। अगर मैं पकड़ी जाती तो मेरा अंजाम बहुत बुरा होता। इसीलिए मैं बार बार मन ही मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि मेरे कदम ना रुके और जिस मकसद से मैं घर से निकलकर आई हूँ, मेरा वो मकसद पूरा हो जाए। लेकिन वक्त निकला जा रहा था और मुझे जल्द से जल्द ट्रेन पकड़नी थी। ठाणे से मुंबई जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने वाली थी। प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए मुझे सीढ़ियां चढ़नी थीं। मैं जल्दी से भागती हुई सीढ़ियां पार करके प्लेटफॉर्म पर पहुंचना चाहती थी, पर अचानक मेरे कदम रुक गए। मेरी नज़र जैसे ही सीढ़ियों पर पड़ी, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। क्योंकि ये बात उस समय की है जब मैं इस अनजान शहर में पहली बार आई थी। ये शहर है ख्वाबों का शहर मुंबई। यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि मेरी मजबूरियाँ मुझे यहाँ खींच कर ले आई थीं। मुंबई आने से पहले मेरी जिंदगी बड़ी ही बेरंग हुआ करती थी। ठाणे का हमारा छोटा सा घर, स्कूल और घर के आस-पास की गलियाँ, बस इन्हीं में मेरी दुनिया सिमट गई थी। मुझे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। किताबों में खोए रहना, नई कहानियाँ पढ़ना, यही मेरा सबसे बड़ा शौक था। मेरे पापा तो इस दुनिया से जा चुके थे, लेकिन मेरी मम्मी जिंदा थीं। वो मेरा और मेरे भाई का बहुत ख्याल रखती थीं। उनके होते हुए मुझे कभी किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं हुई। मम्मी हमेशा मेरा ख्याल रखती थीं। मैं स्कूल से आती तो वो मेरे लिए खाना तैयार करके रख दिया करती थी और घर के सारे काम भी खुद ही किया करती थी। मेरी मम्मी को बहुत अच्छी कुकिंग आती थी। उनके हाथ का खाना मुझे बहुत ही पसंद था। उनके होते हुए कभी मैंने कुकिंग तो नहीं की थी, मगर मैं उन्हें कुकिंग करते हुए देखती रहती थी। कभी कभी तो रसोई में उनके साथ जाकर बैठ जाती और घंटों उन्हें खाना बनाते हुए देखती रहती। मेरी मम्मी के हाथ में इतना टेस्ट था कि आस पड़ोसी भी उनके खाने की बहुत तारीफ किया करते थे। मेरी मम्मी एक ऐसी औरत थी जो पड़ोसियों से भी मेलजोल बढ़ाकर रखती थी। हमारे बहुत सारे रिश्तेदार थे जो कि अलग अलग शहरों में रहते थे। हमारे अपने शहर ठाणे में तो सिर्फ मेरी एक बुआ ही रहा करती थी। मैं अपनी बुआ जी से बहुत प्यार करती थी। कभी कभी बुआ जी के यहाँ चली जाती थी। जिस समय मेरी माँ जिंदा थी, उस समय मेरी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। भैया भी मुझसे बहुत प्यार करते थे। लेकिन जिंदगी में बदलाव उस समय आया जब मेरी माँ बीमार रहने लगी। वो कोई ऐसी वैसी भी बीमार नहीं थी। बस मामूली सी उनकी तबीयत खराब होती रहती थी, मगर कभी कभी वो अपने पेट में दर्द बताया करती थी। भैया और मैं उनसे डॉक्टर के यहाँ चलने की बात करते तो वो साफ इनकार कर दिया करती थीं। कहते थे कि मेरे अंदर डॉक्टर के यहाँ जाने की हिम्मत नहीं है। तुम लोग मुझे पेन किलर दे दो, मैं उसे खाकर सो जाऊंगी तो मुझे सुकून मिल जाएगा। और हर बार ऐसा ही होता था। जब भैया माँ को पेन किलर लाकर देते थे तो उनके पेट दर्द को राहत मिल जाती थी और फिर वो सो जाती थीं। उसके बाद कई कई दिनों तक उनके पेट में दर्द नहीं होता था। इसलिए कभी हमने भी माँ के पेट दर्द होने पर इतना ध्यान नहीं दिया। बस जब कभी कभी उनके पेट में दर्द होता था तो हम लोग उन पर ध्यान दे दिया करते थे, मगर हमें नहीं पता था कि उनके पेट में अंदर ही अंदर क्या बीमारी बन रही है, जिसकी वजह से उनको दर्द उठता ही रहता है। इस बात का पता तो हमें तब चला जब लगातार 2 दिन तक माँ के पेट में दर्द उठता रहा था। हम लोग बहुत परेशान हो गए थे। वो दर्द ऐसा था कि एक रात जब उठना शुरू हुआ तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। रात का समय था और माँ दर्द से बुरी तरह से तड़प रही थी। हम लोग भी सोते से उठकर बैठ गए थे और माँ से पूछ रहे थे, माँ आपको क्या हुआ है? माँ बस अपने पेट को पकड़कर यही कह रही थी कि मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। भैया जल्दी से अपने बिस्तर से उठे और डॉक्टर को बुलाने के लिए चले गए थे।
मगर आधी रात का समय था। किसी भी डॉक्टर का क्लिनिक नहीं खुला हुआ था, इसलिए भैया मजबूरन माँ को लेकर अस्पताल जाने का बंदोबस्त करने लगे। इतने में वो अपनी बाइक निकाल ही रहे थे कि माँ अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी और अपने पेट को पकड़कर बुरी तरह से रोने लगी। मैं भी उनको देखकर बहुत डर गई थी। शायद उन्हें बहुत तेज दर्द हो रहा था। मैं माँ को बार बार तसल्ली दे रही थी। कभी उनका पेट सहलाती तो कभी उनके लिए गर्म पानी लेकर आती। मेरी आंखों से अपनी माँ की तकलीफ नहीं देखी जा रही थी। फिर माँ चलते चलते अचानक बेहोश हो गई। उस समय मेरी भी जोरदार चीख निकल गई थी। भैया और मेरे तो हाथ पैर फूलने लगे थे कि आखिर माँ बेहोश क्यों हो गई है, उनकी आवाज क्यों नहीं निकल रही है। भैया ने जब माँ का शरीर छूकर देखा तो वो कहने लगे कि घबराने की बात नहीं है, माँ की सांसें चल रही हैं। तुम रो रो कर क्यों मुझे भी डरा रही हो? डरने की बात तो थी। माँ का बेहोश होना कोई मामूली बात नहीं थी, और वो भी ऐसे समय पर जब उनको बहुत तकलीफ थी। भैया ने जल्दी से माँ को गोद में उठाकर अपनी बाइक पर बैठाया। मैं भी माँ को पकड़कर उनके पीछे ही बैठ गई थी। भैया ने जल्दी से बाइक स्टार्ट की और फिर हम लोग उनको लेकर अस्पताल चले गए थे। माँ को इमरजेंसी में एडमिट कर लिया गया था। हम दोनों भाई बहन एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। वही मुझे तसल्ली दे रहे थे कि कुछ नहीं होगा, माँ ठीक हो जाएगी। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि अभी हमने रिपोर्ट नहीं की है, लैब सुबह के समय खुलेगा और तभी टेस्ट होंगे। रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर आपकी माँ को क्या परेशानी है। अभी फिलहाल हमने उन्हें दवाई दे दी है, उनकी कंडीशन कुछ बेहतर हो गई है। भाई और मैंने सुकून की सांस ली थी। अब हमें सुबह का इंतजार था। सुबह होते ही माँ की रिपोर्ट भी हो गई थी, और उसके बाद जो रिपोर्ट सामने आई वो बड़ी ही अजीब थी। मेरी माँ के गॉल ब्लैडर में स्टोन थी, जिसके भरने की वजह से गॉल ब्लैडर फट चुका था और उसका जहर उनके पूरे शरीर में फैल गया था। उनकी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। डॉक्टर अपनी तरफ से उनका इलाज करने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर इलाज के दौरान मेरी माँ दम तोड़ गई और फिर हम दोनों भाई बहन के सर से माँ और पिता दोनों का ही साया उठ गया था। हम दोनों अनाथ हो चुके थे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था, जबकि भाई ने अपने आंसू पी लिए थे। वो अंदर ही अंदर रो रहे थे। वो मेरे सामने रोकर अपनी बेबसी जाहिर नहीं करना चाहते थे। उनका कहना था कि अगर मैं भी रोने लगा तो मेरी बहन को हिम्मत कौन देगा। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखेंगे, बिल्कुल इसी तरह से जैसे माँ ने मेरा ख्याल रखा था। वो मेरी माँ भी बनकर दिखाएंगे और मेरे पिता भी। कहने को तो मैं काफ़ी बड़ी थी, मगर अपने माता पिता के लिए तो हर औलाद बच्चे समान ही रहती है। माँ के चले जाने के बाद घर पूरी तरह से सूना हो गया था। शरद भैया जल्दी ही ऑफिस से घर आ जाते थे, क्योंकि उन्हें मेरी फिक्र हुआ करती थी। मैं अब घर में अकेली रहने लगी थी। मैं सारे दिन माँ को याद करके रोती रहती थी। उनकी कमी मुझे बहुत ज्यादा परेशान करती थी, इसलिए मैं घर का कोई काम नहीं कर रही थी। कई दिनों तक मैंने अपने आप को कमरे तक ही सीमित करके रख लिया था, लेकिन भैया ऑफिस से आते समय बाजार का खाना लेकर आ जाते थे। मगर बाजार कितने दिनों तक चल सकता था, इसलिए मैंने माँ की मौत पर सब्र किया और धीरे धीरे घर के सारे काम काज करने लगी। मैं माँ के सामने घर के सारे काम किया करती थी, मगर कभी मैंने खाना नहीं बनाया था। लेकिन अब माँ के जाने के बाद तो भैया कब तक बाजार से खाना ला सकते थे, इसलिए मैंने किचन में जाना शुरू कर दिया और अपने हाथों से खाना भी बनाने लगी। मैं भले ही खाना बनाना नहीं जानती थी, लेकिन मैंने कई बार अपनी माँ को खाना बनाते हुए देखा था, इसलिए मैंने उसी तरीके से खाना बनाना शुरू किया। पहली बार ही जब मैंने दाल चावल, दही का रायता और मूंग दाल का हलवा बनाया तो वो बहुत टेस्टी बना था। भैया ने मेरे हाथ के बने खाने की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि तुमने पहली बार में ही खाना बहुत टेस्टी बनाया है। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम माँ की तरह कुकिंग करने लगी हो। आज अगर माँ जिंदा होती तो बहुत खुश होती। भैया ने जितनी तारीफ की थी, उस हिसाब से तो मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं पहले भी कई बार कुकिंग कर चुकी हूँ। मैं बहुत खुश हुई थी, और फिर उसके बाद से मेरे अंदर खाना बनाने की हिम्मत बंध गई थी। अब घर में ज्यादातर खाना मैं ही बनाया करती थी।
भैया को बाजार का खाना अब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, मगर भैया मेरी ख्वाहिश को पूरा करना नहीं भूलते थे। माँ की याद तो आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं और भैया एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहते थे। फिर लोग भैया से कहने लगे कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। वैसे तो मैं भी यही चाहती थी कि भैया की शादी हो जाए। मैंने भैया से कहा कि भैया लोग भी कहते हैं, आपको शादी कर लेनी चाहिए। कुछ दिन गुजरने के बाद भैया ने मुझे अपनी पसंद के बारे में बता दिया था। दरअसल वो किसी लड़की को पसंद करते थे। भैया ने कहा था कि तुम उसके घर रिश्ता लेकर चली जाओ। इस तरह मैं अपनी होने वाली भाभी के यहाँ रिश्ता लेकर चली गई थी। मेरे भैया देखने में अच्छे थे और हमारे घर में किसी चीज़ की कमी भी नहीं थी, इसलिए लड़की वाले भी इस रिश्ते के लिए फौरन ही तैयार हो गए थे। मेरी भाभी सुमन बहुत सुंदर थी। वो मुझे पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। भैया और उनका कॉलेज टाइम से अफेयर चल रहा था और वो दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। भैया की शादी पर मैं बहुत खुश थी। उनकी शादी तो धूमधाम से हुई थी, मगर इस बीच हम दोनों को ही अपनी माँ बहुत याद आई थी। भाभी घर आ गई तो मैंने सोचा कि अब मुझे कुछ सुकून मिल जाएगा, क्योंकि मैं अकेले ही घर के सारे काम किया करती थी। अब भाभी घर के कामों में मेरा हाथ बटा दिया करेंगी और मेरा अकेलापन भी खत्म हो जाएगा। शुरू शुरू में तो कुछ दिनों तक भाभी बिल्कुल ठीक रही थीं, जैसा मैंने सोचा था। भाभी बिल्कुल वैसी ही थीं, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा था, भैया ने धीरे धीरे उन्हें घर की सारी जिम्मेदारी दे दी थी। उसी हिसाब से भाभी बदलने लगी थी और फिर भाभी का दिमाग आसमान पर पहुंचने लगा था। सुमन भाभी, जो कि पहले मेरे साथ घर के कामों में हाथ बटा दिया करती थीं, लेकिन अब सारा सारा दिन वो अपने कमरे में टीवी के आगे बैठी रहती थी और हमेशा भैया के साथ कहीं न कहीं बाहर घूमने जाती रहती थी। वो दोनों पति पत्नी बाहर घूमने जाते थे तो मैं उन दोनों के लिए खाना तैयार करके रख दिया करती थी, लेकिन भैया भाभी कहीं न कहीं घूमने चले जाते थे। इस तरह मेरा खाना वेस्ट होता था। एक दिन मैंने भाभी से कहा, भाभी, आप दोनों मुझे बिना बताए घर से बाहर चले जाते हो और बाहर से खाना खाकर आ जाते हो। इस तरह घर का खाना वेस्ट होता है। आप लोग मुझे बताकर जाया करो कि आपको बाहर खाना खाना है। मेरी बात सुनकर भाभी को गुस्सा आ गया और वो कहने लगी कि तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं और तुम्हारे भैया खाना वेस्ट करते हैं? अरे, जब तुम्हारा भाई कमाता है तो खाना वेस्ट होने की फिक्र भी उसे ही होनी चाहिए। इतने में ही भैया वहां पर आ गए। भैया पूछने लगे कि क्या बातें कर रही हो? तो भाभी ने उन्हें बढ़ा चढ़ाकर बात बताई। भाभी ने कहा, तुम्हारी बहन का मतलब है कि हम खाना वेस्ट करते हैं, तुम मुझे बाहर घुमाने ले जाते हो और मुझे बाजार का खाना खिलाते हो, तो ये बात तुम्हारी बहन को बुरी लगती है। मैंने कहा, भाभी, आप ये क्या कह रही हो? मैं तो सिर्फ आपसे कह रही थी कि आप मुझे बताकर जाया करो। आपने तो बात को कुछ और ही दिशा दे दी। भैया कहने लगे कि तुम क्या कह रही हो सरिता? हम तुम्हें कहीं भी क्यों बताकर जाया करे? तुम इतनी बड़ी हो गई हो जो इस घर में तुम्हारी मर्जी चला करेगी। भाभी कहने लगी, मैं आपसे कहती थी ना कि आपकी बहन बहुत बदतमीज है। मुझे पलटकर जवाब देती है। आज आपने खुद ही देख लिया ना कि इसकी बातें कैसी हैं। भैया भाभी की बातें सुनकर तो मैंने अपने कानों को हाथ लगा लिए थे। भाभी तो भाभी, मगर भैया भी भाभी जैसी ही बातें कहने लगे थे। उन्हें अपनी बहन की बात पर विश्वास नहीं आ रहा था। भाभी की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी समय से भैया को मेरे खिलाफ भड़का रही है, क्योंकि आज उनकी बातों से मुझे इतना तो अंदाजा हो ही गया था। भाभी घर में बिल्कुल मल्लिकाओं की तरह रहने लगी थी। घर के सारे काम मुझे ही करने पड़ते थे। जिस दिन से भाभी हमारे घर में आई थी, भैया मुझ पर किसी तरह का कोई ध्यान ही नहीं देते थे। ना उन्हें इस बात की परवाह थी कि कुछ मेरी भी ज़रूरतें हैं। मुझे पैसों की भी ज़रूरत होती थी। भैया ने शादी के कुछ दिनों बाद से ही घर का खर्च भाभी को देना शुरू कर दिया था और फिर तभी से हमारे घर की व्यवस्था बिगड़ती चली गई थी। भाभी का जो मन करता वो वैसा ही किया करती थी। एक मैं थी जो ये सब कुछ खामोशी से सहन कर रही थी। भैया ने भाभी को हर चीज़ की परमिशन दी हुई थी। घर के हर छोटे से बड़े काम तक की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। भाभी को किसी बात से कोई मतलब नहीं था। मेरी तो अगर तबीयत खराब भी होती तो भैया भाभी को कोई परवाह नहीं होती थी।
वो दोनों तो अपनी ही दुनिया में मगन रहते थे। कई कई दिन तक भैया भाभी घर से बाहर घूमने के लिए जाते रहते थे और इस दौरान भी मैं घर में अकेली होती थी। उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं थी कि उनकी जवान बहन घर में अकेली है। मैं जब घर में रात के समय अकेली होती तो मैं बुआ के घर चली जाती थी। मैंने बुआ जी को भैया भाभी की सारी हरकतों के बारे में बता दिया था। बुआ जी को बहुत गुस्सा आया था। वह उसी समय भैया से सवाल करने के लिए आ गई थी कि तुम शायद अपनी पत्नी के आ जाने से बहन की जिम्मेदारियों को भूल गए हो। बुआ जी जब घर आई तो उन्होंने भैया भाभी को डांट लगाई थी। भैया से कहा था कि तुम शादी से पहले तो ऐसे नहीं थे, मगर इस लड़की ने तुम्हें अपने जैसा कर दिया। क्योंकि बुआ जी को भाभी पहले से ही पसंद नहीं थी। यही कारण था कि वो भैया भाभी की शादी में भी शामिल नहीं हुई थी। बुआ जी चाहती थी कि उनकी देवरानी की बेटी मेरे भैया की पत्नी बने, मगर भैया को भाभी पसंद थी, इसलिए उनकी शादी कहीं और कैसे हो सकती थी। भैया ने तो उसी समय बुआ से माफ़ी मांग ली थी और उनको यकीन दिलाया था कि वो मेरा बहुत ख्याल रखेंगे। मगर उनके जाने के बाद भाई और भाभी दोनों ने ही मिलकर मुझको डांट लगाई थी। भाभी कहने लगी कि ये रिश्तेदारों के यहाँ जाकर हमारी चुगली करती है, तुम्हारी बहन अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए इस पर रोक लगाया करो। मैं तो कहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी कर दो ताकि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। मैंने कहा, मगर मैं अपना घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। भैया कहने लगे कि एक ना एक दिन तो तुम्हें इस घर से जाना ही है। मैंने कहा, मगर आपके निकालने से मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। भैया को लगा कि मैं उनसे बदतमीजी कर रही हूँ, उनके आगे जुबान चला रही हूँ। इसलिए भैया कहने लगे कि मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा रिश्ता देखता हूँ और तुम्हारी शादी कर देता हूँ। भाभी कहने लगी, इसके लिए अच्छा रिश्ता देखने की क्या ज़रूरत है? अच्छे घर में जाएगी तो वहाँ सब लोगों को अपने इशारों पर नचाकर रखेगी। इसके लिए कोई ऐसा ससुराल ढूंढना जहाँ पर ये सबके बीच दबकर रहे, वरना हर दिन इसकी उनसे लड़ाइयाँ हुआ करेंगी। इसी तरह से जिस तरह से हम पर अपनी जुबान चलाती है, वो लोग बार बार यहाँ शिकायतें लेकर आया करेंगे, तो क्या बाद में उसकी गलती पर पर्दा डालते रहोगे? आखिर कब तक आप इसको बर्दाश्त करते रहोगे? मेरा तो कहना यही है कि जल्द से जल्द शादी कर दो और इसे इस घर से निकाल दो। भैया कहने लगे कि हाँ, मैरिज के लिए कोई रिश्ता देखता हूँ। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं लोगों की बातों से इतनी ज्यादा तंग आ गई थी कि मैं रात को रोया करती थी। मैं अपने दिल का हाल किसको सुनाती? इसलिए मेरे पड़ोस में रहने वाली कुछ लड़कियां थीं जो मेरी सहेलियां बन गई थीं। उनको मैं अपने दिल का हाल सुनाती रहती थी। उन लोगों को मुझ पर बहुत तरस आता था, क्योंकि वो भी मेरी भाभी को अच्छी तरह से जानती थी कि भाभी कितनी चालबाज थी और कितनी चालाकी से वो भैया से झूठ बोला करती थी। मेरे भैया, जिन्होंने सारी जिंदगी मेरा ख्याल रखने का मुझसे वादा किया था, वो अपनी पत्नी के आने के बाद ऐसे बदल गए थे जैसे कोई गिरगिट अपना रंग बदल लेता है। भाभी तो वैसे भी यही चाहती थी कि मैं किसी भी तरह से अपने घर से चली जाऊं और फिर भाभी पूरे घर पर अपना कब्जा कर लें। उन्हें मैं अकेली बोझ लगती थी और उन्हें ये सब बहुत बुरा लगता था कि मेरा भाई मेरा ख्याल रखे। तभी तो उन्होंने मेरे भाई को मुझसे अलग कर दिया था। कुछ दिन गुजरे तो भाभी ने भैया से मेरे रिश्ते की बात की थी। भाभी ने लड़के का फोटो भैया को दिखाया तो भैया ने फोटो जमीन पर फेंक दिया और कहने लगे कि मैं अपनी बहन की शादी ऐसे इंसान से नहीं करूंगा। मेरी बहन की उम्र इतनी भी नहीं है कि मैं उसकी शादी बूढ़े आदमी से करूं। ये सुनकर तो मेरा शरीर कांप उठा था। भाभी मेरी शादी किसी बूढ़े आदमी से करवाना चाहती थी। मैं उन दोनों की बातें दरवाजे से खड़ी हुई सुन रही थी। जब भाभी ने भैया से कहा कि तुम्हारी बहन की शादी उस आदमी के साथ हो जाएगी तो तुम्हारा भी बहुत फायदा होगा। मैं देख रही हूं कि काफी दिनों से आप बहुत परेशान चल रहे हो। भैया कहने लगे कि हाँ, मेरी नौकरी खतरे में है, किसी भी दिन जा सकती है। भाभी कहने लगी कि ये आदमी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का मालिक है। मेरे भाई ने मुझे इसके बारे में बताया है कि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। अगर हम सरिता की शादी उसके साथ करवा देंगे तो इसे हमसे दहेज में भी कुछ नहीं चाहिए, बल्कि ये तो खामोशी से सरिता को शादी करके अपने साथ ले जाएगा। और तो और सरिता के साथ इसकी शादी करवाने पर वो हमें हमारी मुंह मांगी कीमत भी दे सकता है। भैया कहने लगे कि तुम्हारा क्या मतलब है? भाभी ने उनको समझाया
कि मैं जानती हूँ कि आपकी नौकरी खतरे में है। ज़रा सोचिए, अगर आपकी नौकरी चली गई तो हमारे घर का गुजारा कैसे होगा और फिर आप अपनी बहन की शादी कैसे करोगे? इसीलिए मुझे तो यही रिश्ता बेहतर लग रहा है। वैसे भी आप अपनी बहन का ऐशो आराम चाहते हो, वह इसके घर में ऐशो आराम करेगी ना। भला किसी फैक्ट्री के मालिक से शादी करना कोई मामूली बात तो नहीं है। आपकी बहन एक अमीर इंसान की पत्नी बन जाएगी और फिर वही इंसान आपको भी आपकी मुँह मांगी कीमत देकर आपकी मदद कर देगा। मेरे भैया के दिल में धीरे धीरे लालच जागने लगा था और फिर भैया ने भाभी से कहा कि मैं सोच समझकर जवाब देता हूँ। मैं बहुत डर गई थी कि अगर भैया भाभी ने मेरी शादी इस बूढ़े इंसान के साथ करवा दी तो मैं अपनी सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगी। मुझे उस दिन अपनी माँ बहुत याद आई थी। अगर वो जिंदा होती तो शायद मेरे साथ ये सब कुछ ना हो रहा होता। मगर अगले दिन मुझे पता चला कि भैया ने मेरा रिश्ता उस बूढ़े आदमी के साथ तय कर दिया। मुझे भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि वो पैसों के लालच में कभी नहीं आएंगे। न जाने मेरे भाई को क्या हो गया था, वो तो पूरी तरह से बदल गए थे। भाभी ने मुझे जब इस रिश्ते के बारे में बताया तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैंने कहा, मैं इस बूढ़े आदमी से शादी नहीं करूंगी। आप लोगों को शर्म नहीं आती? मेरी शादी ऐसे इंसान के साथ करते हुए भाभी कहने लगी कि तुम्हारी शादी से हमें भी फायदा होगा, इसीलिए तो तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। ये कहकर भाभी जोर जोर से हंसने लगी। लेकिन जब भैया घर के अंदर दाखिल हुए तो मैं उनके पैरों में गिर पड़ी और मैंने कहा, भैया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। आप चाहो तो सारी जिंदगी मेरी शादी मत करवाना। मैं सारी जिंदगी इस घर के कोने में खामोशी से पड़ी रहूंगी, मगर मेरे साथ जुल्म मत करो। भैया ने मुझसे प्यार से कहा, देखो सरिता, मैं इन दिनों बहुत परेशान चल रहा हूं। तुम्हारी अगर उस आदमी के साथ शादी हो जाएगी तो इससे मुझे बहुत फायदा होगा। अरे तुम्हारे भाई का कारोबार चल पड़ेगा। मैंने कहा, तो क्या अपना कारोबार चलाने के लिए आप मुझे बलि का बकरा बना रहे हो? भैया भाभी को मेरी बातों पर बहुत गुस्सा आया था। भैया ने कहा था कि चाहे जो हो जाए तुम्हारी शादी तो यहीं पर होगी, मेरा यही फैसला है और अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। मैंने रोते हुए ये बात जब अपनी सहेली को बताई तो उनको मेरे ऊपर बहुत तरस आया था। वो दो लड़कियां थीं, वो दोनों ही हमारे मोहल्ले में रहती थीं। बचपन से मैं उनको जानती थी, मगर अब जब से मैं अकेली हुई थी तब से मेरी उनसे जान पहचान बहुत अच्छी हो गई थी। सीमा और नेहा दोनों ही मेरे सुख दुख की साथी बन गए थीं। उन दोनों को मुझसे बहुत हमदर्दी होती थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे भैया भाभी जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। नेहा ने मुझे क्या एडवाइस दी? नेहा कहने लगी कि तुम अपने भैया की मर्जी के मुताबिक शादी कर लो। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा गुजारा ऐसे इंसान के साथ नहीं हो सकता। तो नेहा कहने लगी, मैं ये चाहती हूं कि तुम शादी वाले दिन शादी से कुछ देर पहले घर से भाग जाओ। और मैं उसकी बातें बड़े ध्यान से सुन रही थी। उसने बात तो बड़े ही काम की थी, मगर मैं भागकर कहाँ जाती? सीमा ने कहा कि तुम भागकर मुंबई चली जाना। मुंबई में मेरा कजिन रहता है, वो तुम्हें रहने की जगह भी दिलवा देगा और तुम्हारी कहीं नौकरी का बंदोबस्त भी करवा देगा। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। वो दोनों कहने लगी कि अगर ऐसा नहीं कर पाओगी तो तुम्हें अपने भैया भाभी की मर्जी के मुताबिक शादी करनी होगी। मैंने कहा कि मैं शादी नहीं करना चाहती, इसलिए मुझे शादी तोड़कर घर से भागने वाला रास्ता ज्यादा बेहतर लगा था। 2 दिन के बाद मेरी शादी थी। जिस अमीर आदमी के साथ मेरी शादी होने जा रही थी, वो अपने गांव के साथ बारात लेकर हमारे घर पहुंच चुका था। मेरी भाभी ने मुझे दुल्हन के कपड़े कमरे में दे दिए थे। ज्यादा मेहमान भी नहीं थे, मगर मैंने अपनी शादी में नेहा और सीमा को बुलाया था। उन दोनों ने मुझे दुल्हन की तरह तैयार कर दिया, जिससे भाभी को तसल्ली हो गई कि मैं शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। भाभी ने कहा था कि थोड़ी देर में तुम्हें मंडप में बुलाया जाएगा, तो आ जाना। शादी के सारे बंदोबस्त हो गए थे और नेहा ने मुझे थोड़े से पैसे दिए और मेरा सामान भी पैक कर दिया था। उन्होंने कमरा बंद करके खिड़की से मेरे भागने का इंतजाम भी कर दिया। उन्होंने कहा, जाओ सरिता, अपनी जिंदगी अपने हिसाब से गुजारो। अगर तुम यहां रही तो तुम्हारे भैया भाभी तुम्हारे साथ ना जाने क्या क्या करते रहेंगे। और मुझे अपने कजिन का एड्रेस दे दिया था
और मुझे बताया था कि तुम्हें मुंबई की ट्रेन पकड़नी है। मुंबई जाने के बाद तुम्हें वहाँ रेलवे स्टेशन पर मेरा कजिन मिलेगा। मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है। वो वहाँ पर तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा और ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे। मैंने अपनी दोनों सहेलियों को गले से लगाया और मैं कहने लगी कि तुम जैसे दोस्त भगवान सबको दे। उन्होंने कहा, तुम जाओ वरना तुम्हारी ट्रेन मिस हो जाएगी। तुम्हारा निकलना यहाँ से बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ सब कुछ संभाल लेंगे। तुम हमारी परवाह मत करना। उन दोनों ने मुझे रस्सी के सहारे खिड़की से नीचे उतार दिया था और फिर मैं दुल्हन के कपड़ों में ही वहां से भागने लगी। मगर गेट तक पहुंचकर मुझे गार्ड ने देख लिया था और फिर उसके बाद उसने शोर मचा दिया। उस बूढ़े आदमी की गाड़ी मेरा पीछा करने लगी। मैं तेज तेज कदमों से भाग रही थी और बड़ी मुश्किल से छुपते छुपाते भागते भागते मैं रेलवे स्टेशन तक पहुंचाई थी। मुझे किसी भी तरह से ट्रेन में बैठना था ताकि मैं शहर से चली जाऊं। मुझे अपने प्लेटफॉर्म तक पहुंचना था जहां मुंबई जाने वाली ट्रेन आने वाली थी। मैं प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पर बनी सीढ़ियों का सहारा लेने लगी जब अचानक मैंने सीढ़ियों के किनारे छोटे से कंबल में लिपटी एक मासूम सी बच्ची को देखा जो सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाली थी। मैंने झट से उसे पकड़ लिया। अभी मैं सोच रही थी कि आखिर ये बच्चा किसका है। मैंने इधर उधर देखा और फिर जब मैंने पीछे पलटकर देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा है। मैं उसको गोद में उठाकर भागते हुए ट्रेन में चढ़ गई। मैंने न कुछ सोचा न समझा और मैं ट्रेन के कोने में उस बच्ची को गोद में लेकर छुप गई थी। वो लोग मुझे ढूंढ रहे थे मगर उनकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ी थी। थोड़ी ही देर के बाद वो लोग वहां से चले गए और ट्रेन भी चल पड़ी थी। ट्रेन में बैठे बैठे मैंने बच्ची का मुंह खोलकर देखा तो वो बड़ी ही सुंदर लड़की थी। मुझे उसे देखकर तरस आने लगा कि आखिर कौन था जो उसे ऐसे छोड़कर चला गया था। मैंने सोच लिया था कि मैं जैसे ही मुंबई पहुंच जाऊंगी इस बच्चे के बारे में पता लगवा लूंगी कि ये कौन है और रेलवे स्टेशन पर इसे कौन छोड़कर चला गया। ऊपर वाले की कृपा से मैं जैसे तैसे मुंबई के रेलवे स्टेशन तक पहुंच गई थी। मगर मेरे हाथ में बच्ची और मेरा सामान था, लेकिन मैं इधर उधर घूमकर सीमा के कजिन मृदुल की तलाश कर रही थी। थोड़ी ही देर में मैं मृदुल को पहचान गई थी क्योंकि उसे सीमा ने बता दिया था कि मैं उसे दुल्हन के जोड़े में मिलूंगी। वो मुझे देखकर हैरान रह गया। एक तो मैं दुल्हन के जोड़े में थी और दूसरा मेरी गोद में बच्चा था। उसने मुझसे पूछा, तुम ही नम्रता हो ना? मैंने उसे बताया कि हाँ, तो उसने फौरन ही मुझे अपनी गाड़ी में बैठने का इशारा किया। गाड़ी चलाते हुए वो कहने लगा, तो फिर बताओ, तुम्हें कहाँ जाना है? मैंने कहा, सीमा ने तो बताया था कि आप मेरे रहने का बंदोबस्त करवा दोगे। वो कहने लगा कि देखो, तुम मेरे घर पर कुछ दिनों तक ही रह सकती हो। जैसे ही तुम्हारी नौकरी का बंदोबस्त हो जाए, तुम चली जाना। मगर ये बच्चा कौन है? क्या तुम्हारा अपना बच्चा है? मैंने कहा, नहीं नहीं, ये बच्चा मुझे रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर मिला है। ये कोई छोटी सी मासूम सी बच्ची है। वो कहने लगा, तुम तो खुद खतरों से खेलकर यहाँ तक पहुंची हो, तो तुम्हें इस बच्ची को यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? मैंने कहा, मुझे नहीं पता कि इस बच्ची से मेरा क्या रिश्ता है। शायद इसी के लिए मैं अपने घर से भागी हूं। शायद ऊपर वाला मुझे इससे मिलवाना चाहता था। इस बच्ची को मैं वहां अकेले छोड़कर कैसे आ सकती थी? हमें इसके बारे में पुलिस को बताना चाहिए। वो कहने लगा कि नहीं नहीं, मैं इसके बारे में पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगा। पुलिस मुझसे इस बच्ची के बारे में तो पूछेगी ही। अगर तुम्हारे बारे में पूछा तो मैं क्या जवाब दूंगा? उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। वो मुझे अपने घर ले आया था। उसने कहा कि तुम रिलैक्स हो जाओ, ये मेरा घर है। मैं तुम्हारी हेल्प सिर्फ सीमा की वजह से ही कर रहा हूं, क्योंकि वो मेरी कजिन होने के साथ साथ बहुत अच्छी दोस्त भी है। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया। मैंने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इस बच्ची को लेकर कमरे में चली गई थी। ना जाने क्यों मुझे इस बच्ची से हमदर्दी महसूस होने लगी थी। मैं इसके बारे में सोचने लगी कि आखिर इसे वहां कौन छोड़कर गया होगा। किसी की मजबूरी रही होगी इसे वहां छोड़ने की, या फिर किसी ने जानबूझकर इसे वहां पर छोड़ा था। मैंने सोचा कि नहीं नहीं, कोई धोखे से तो ऐसा नहीं कर सकता। फिर मैंने उस बच्ची की तरफ देखा जो बहुत सुंदर थी। मुझे इस पर प्यार आ रहा था। मृदुल कमरे में आया और कहने लगा कि मुझे लगता है कि तुम्हें इस बच्ची से अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए।
मैंने कहा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं इस बच्ची को नहीं छोड़ सकती। तुम्हें नहीं पता कि मेरे माता पिता मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए तो मेरे साथ मेरे अपनों ने क्या कुछ नहीं किया। और ये तो एक लापता बच्ची है, एक ऐसी बच्ची जिसकी न कोई पहचान है, न ही इसके माता पिता के बारे में कुछ पता है। सोचो, समाज इसके साथ क्या करेगा? आजकल लड़कियों के साथ क्या कुछ गलत नहीं हो रहा? अगर मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया तो समाज के कुछ ऐसे भेदिए हैं जो इस पर गलत नजर रखेंगे। वो इसे नोच डालेंगे। मैं भले ही सारी जिंदगी शादी नहीं करूंगी, मगर मैं इसकी मां बनकर परवरिश करूंगी। मुझसे इसके लिए जितना हो सकेगा मैं जरूर करूंगी। तुम मुझे अपने घर में जगह दे सकते हो तो दे दो, लेकिन ये बच्ची मेरे अकेलेपन की साथी है। शायद ऊपर वाले ने इसे मुझसे इसलिए मिलाया कि मैं इसकी मदद करूं। मेरी बात सुनकर मृदुल खामोश हो गया था। वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, मगर तुम क्या करोगी? मैंने कहा, मैं कोई नौकरी तो नहीं कर सकती क्योंकि इस मासूम बच्ची को मैं किसके हवाले छोड़कर जाया करूंगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ देती हूँ। बस तुम मुझे अपने घर में जगह दे दो, जैसे ही मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाती है। मैं तुम्हारा घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुम पर बोझ नहीं बनूंगी। तुमने मेरी इतनी मदद की, यही मेरे लिए बहुत है। मैं अपनी सहेलियों की शुक्रगुजार हूँ, साथ साथ तुम्हारी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितने दिन चाहे मेरे घर में रह सकती हो। यहाँ पर मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हुई थी। ऐसा लगता था जैसे इस बच्ची के साथ मेरा कोई पुराना रिश्ता है। ना जाने क्यों इसको रोते हुए और तकलीफ में देखकर मेरा दिल बेचैन हो जाता था। मेरे तो इस दुनिया में सिर्फ माता पिता नहीं थे। तभी मैं अपने आप को इतना अकेला महसूस करती थी, जबकि मैंने बड़े होकर अपने माता पिता का साथ छोड़ा था। मगर इसने तो होश भी नहीं संभाला। तभी से उसके माता पिता इससे दूर हो गए। मैंने ठान लिया था कि मैं इसके खातिर वो सब कुछ करूंगी जितना मुझसे हो सकेगा। मैंने इसको अपने सीने से लगाया और बहुत प्यार किया। मैंने देखा था कि मृदुल बाजार से लेकर खाना खाया करता था। मृदुला एक अच्छा लड़का था। उसने मुझे अपने घर में रहने के लिए एक अलग से कमरा दिया हुआ था। जिस कमरे में वो मेरी मौजूदगी में कदम तक नहीं रखता था, वो सारा दिन जॉब पर होता था। वो अपने साथ साथ मेरे लिए भी खाना लेकर आता था और इस बच्ची, जिसका नाम मैंने उम्मीद रखा था, वो उसके लिए भी दूध लाया करता था। इस बच्ची से मुझे जीने की नई उम्मीद मिली थी, इसलिए मैंने इसका नाम उम्मीद रख दिया था। मैं इसका बहुत ख्याल रखती थी। इससे मुझे दिली लगाव हो गया था। कुछ दिन गुजरे तो मुझे ये बात बुरी लगने लगी कि बेचारा मृदुल मेरे लिए और उम्मीद के लिए काफ़ी कुछ कर रहा है। वो जिस तरह से अपने लिए सुबह से नाश्ते से लेकर रात तक का खाना बाजार से लेकर आता था, उस हिसाब से तो उसके बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे होंगे। मैंने देखा कि उसके घर में ज़्यादा राशन भी मौजूद नहीं था। मैंने मृदुल से कहा, मृदुल, आप अपने किचन में राशन भरवा दीजिए, फिर आपको बाजार से खाना लाने की ज़रूरत नहीं होगी। मैं सारा दिन घर में अकेली ही तो होती हूँ और फिर उम्मीद भी मुझे ज़्यादा परेशान नहीं करती, इसलिए मैं आपके और अपने लिए खाना बना लिया करूँगी। बाजार का खाना खाने से लोग बीमार पड़ते हैं और साथ ही साथ पैसों की भी फिजूल खर्ची होती है। मेरी बात सुनकर मृदुल कहने लगा कि तुम तो बहुत समझदार हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं आए तो मैं तुम्हें सारा सामान लाकर दे दूंगा। अगले दिन उसने मुझे खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाला सारा सामान लाकर दे दिया था और फिर मैंने जब खाना बनाकर उसको खाने के लिए दिया तो उसे मेरे हाथ का बना हुआ खाना बहुत पसंद आया था। उसने तो तारीफों के ढेर लगा दिए थे। वो कहने लगा कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो। ये खाना तो बाजार के खाने से भी बहुत अच्छा है। तुमने इतना अच्छा खाना बनाना कहाँ से सीखा? मैंने कहा, मैंने किसी से नहीं सीखा है। मेरी मम्मी भी अच्छा ही खाना बनाया करती थी। मैं उनको देख देख कर सब कुछ सीखी हूँ। अब मैं उसके लिए हर रोज खाना बनाती तो वो बहुत खुश होता था और रोज ही मेरे खाने की तारीफ करता था। एक दिन मृदुल कहने लगा, सरिता तुम कोई नौकरी करना चाहती थी ना? मैंने कहा, हाँ, चाहती तो थी, मगर उम्मीद की तरफ से मजबूर हूँ। तो वो कहने लगा कि मेरे ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, वो सभी बाहर से खाना ऑन ऑर्डर करके खाते हैं। बाजार का खाना तो वैसे भी नुकसानदेह होता है। मैं अगर उन लोगों को तुम्हारे खाने के बारे में बताऊं,
तो वो लोग तुम्हारा खाना ऑर्डर किया करेंगे। इस तरह तुम भी पैसे कमा सकोगी। मैंने कहा, क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तो वो कहने लगा कि हाँ, आजकल क्लाउड किचन चल चुके हैं। लोग घरों से खाना बनाकर भेज रहे हैं। तुम एक काम करो, कल खाना बनाकर तैयार रखना। कल मैं अपने ऑफिस के सभी लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना टेस्ट करवा दूंगा। अगर उन लोगों को तुम्हारा खाना पसंद आया तो फिर समझो कि तुम्हें ही उन लोगों को खाना बनाकर देना होगा। मैंने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल खाना बनाकर तैयार रखूंगी। और अगले दिन मैंने टेस्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा खाना बनाया था। मृदुल मेरे हाथ का बना खाना अपने ऑफिस ले गया था और मैं सारा दिन उसका इंतजार करती रही थी। रात को जब वो घर वापस आया तो उसने मुझे खुशखबरी दी। कहने लगा, वहां सब लोगों को तुम्हारे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आया था और सभी का कहना है कि कल से यही खाना वो लोग खाने वाले हैं। मृदुल की बात सुनकर मैं बहुत खुश हुई थी। मैंने ऑनलाइन डिलीवरी पर अपना अकाउंट बना लिया था और अब उसके जरिए मैंने क्लाउड किचन खोल लिया था। मैं रोज खाना बनाती और मेरा खाना मृदुल के ऑफिस में चला जाता था। मुझे नहीं पता था कि मेरे हाथ का बना हुआ खाना इतना टेस्टी होता है, जिसे लोगों ने बहुत प्यार और प्रशंसा दी। मैं धीरे धीरे कामयाब होने लगी। मृदुल ने मेरा पूरा पूरा साथ दिया था। उम्मीद भी धीरे धीरे 6 महीने की हो गई थी और इन 6 महीने में मैंने अच्छी खासी कामयाबी हासिल कर ली थी। शायद मेरी कामयाबी के पीछे उम्मीद थी, क्योंकि मुझे तो लगता ही नहीं था कि मैं एक दिन इस तरह भी काबिल हो सकूंगी। अब लोग मेरे हाथ का बना हुआ खाना ऑर्डर किया करते थे। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहते हैं या कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, जिन्हें घर के खाने की ज़रूरत होती है। वो ज़्यादातर मुझसे ही कांटेक्ट करते थे। मृदुल की जॉब भी अच्छी जा रही थी, लेकिन उसके साथ साथ वो मेरा भी हाथ बंटाने लगा था। मेरी बातचीत सीमा और नेहा से भी शुरू हो गई थी। उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे भैया भाभी ने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की और हमसे भी कई बार पूछा था कि सरिता कहाँ भाग गई है, मगर हमने अपना मुंह नहीं खोला। मैंने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। मेरे हाथ का बना खाना लोगों को डिलीवर होता है और लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ये बात सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई थी, मगर जब मैंने उम्मीद के बारे में उनको बताया तो वो चौंक गई थी। उन्होंने कहा, शायद इस बच्ची की वजह से ही तुम कामयाब हुई हो, क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो भले ही हम अपनी नेकियां करके भूल जाते हैं, लेकिन ऊपर वाला उन सबको देखता रहता है और एक न एक दिन हमें हमारी नेकियों का फल जरूर मिलता है। और आज, सालों बाद, मैं मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हूँ। मेरे अपने आचार का बिजनेस है, सरिताज आचार कंपनी। ये नाम आज इस शहर में काफी मशहूर है और इस सब में मेरे साथ है मृदुल। वो मेरा पति है, मेरा दोस्त है, मेरा सहारा है। आज भी हम दोनों मिलकर अपनी कंपनी चला रहे हैं। मृदुल ने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो मेरे साथ मेरी कंपनी का हेड बना और मेरा सहारा बनकर खड़ा हुआ। और उम्मीद, वो तो अब बड़ी हो गई है, एक अच्छे स्कूल से शिक्षा हासिल कर रही है। हमने उसे कभी ये जाहिर नहीं होने दिया कि उससे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। मैं अगर उसकी माँ बन गई तो मृदुल उसका पिता बन गया। उसको यही लगता है कि हम दोनों उसके माता पिता हैं। भले ही मेरी कामयाबी का सफ़र शब्दों में बहुत आसान लग रहा हो, मगर ये सफ़र बहुत मुश्किल रहा था। इस सफ़र में मृदुल ने मेरा साथ दिया, इसलिए शायद मुझे ये सब थोड़ा आसान लगने लगा था। मुझे लगता है कि ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने एक मासूम बच्ची को सहारा दिया, उसका ख्याल रखा, उसकी परवरिश की। उसका सिला ही मुझे ऊपर वाले ने इस तरह दिया कि आज मैं एक कामयाब इंसान हूँ। और अब मुझे शायद अपने भाई या भाभी की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं उन्हें पूरी तरह से भूल गई हूँ। बस अब मैं, मेरा पति और मेरी बेटी, हम अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। ऊपर वाले से बस यही दुआ है हमारा साथ यूं ही बना रहे। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।